Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we will discuss about optical isomerism. Optical isomerism समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। देखिएगा, जो सनलाइट होती है या जो वाइट लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में इस तरह से लेफ्ट टू राइट हर डायरेक्शन में लाइट मूवमेंट करती है। तो ये एक मीन्स अनपोलराइज्ड लाइट है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर डायरेक्शन में। अगर इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर दिया जाए, निकोल प्रिज्म क्या होता है आप समझिए। एक स्पेशल टाइप का एक प्रिज्म है, इसको एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है। चलिए तो देखते हैं। हमने कहा कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, हर डायरेक्शन में एक्स वाई जेड एक्सिस में लेफ्ट राइट अप डाउन ये मूवमेंट कर रही है। नॉर्मल सनलाइट या वाइट लाइट है। जब इसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म क्या होता है, निकोल प्रिज्म क्या होता है, एक स्पेशल तरह का ये क्वार्टज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है निकोल प्रिज्म, जो प्लेन पोलराइज लाइट को आप समझिए इस तरह से ये स्लिट होते हैं। इसमें इस स्लिट में आप समझिए एक विंडो है। अगर इस विंडो में किसी वर्टिकली बार्ड विंडो में अगर आप एक स्टिक फेंकेंगे तो कोई स्टिक सीधी रहेगी चली जाएगी, अगर थोड़ा टेढ़ी रहेगी तो वो पास नहीं होगी। वैसे ही निकोल प्रिज्म क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइप डायरेक्शन के लाइट को ही पास करता है। और वो जो लाइट यहाँ से पास होकर निकल के आती है वो लाइट कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से आप समझिए। ये लाइट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली है, ऐसी है। तो इसमें से जो लाइट निकल कर आएगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। और इसी लाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये लाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस लाइट से क्या होता है, इसको PPL भी कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अगर इस लाइट को किसी सॉल्यूशन में पास कर दिया जाए, यहाँ पर एक सॉल्यूशन मैंने रखा है, ये गैस फेज में भी हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, तो केमिकल सब्सटेंस है। अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस केमिकल से पास करवा दिया जाए, इस बीकर से पास करवाया जाए जिसमें कुछ केमिकल ऐसे रखा हुआ है, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर राइट साइड में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए तो क्या कहलाएगा, या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लाइट रोटेट हो जाए तो ये सब्सटेंस कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अगर राइट साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दिया है तब ये कहलाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, रोटेटरी कहते हैं, है ना, या डी कहते हैं, या प्लस फॉर्म कहते हैं, प्लस नेचर का है ये। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर देता है। और अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसा भी कर सकता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये इस तरह का है, ये ऑब्जेक्ट अगर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है जिसे सीधे जा रही है तो क्या कर देता है, वो क्या कहलाएगा, लीवो रोटेटरी, है ना, लीवो रोटेटरी कहलाता है। एल सिंपल से लिख लीजिए, एल या माइनस भी कहलाता है। अगर मान लीजिए न लेफ्ट में कर रहा है, न राइट में कर रहा है, न लेफ्ट में कर रहा है, तब ये सब्सटेंस कैसा कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। तो हमने देखा कि सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो डेक्स्ट्रो होंगे या लीवो होंगे। डेक्स्ट्रो माने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में हल्का सा रोटेट कर देगा, और जिस एंगल से रोटेट करता है कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को, ये प्लेन पोलराइज लाइट है उसको 10 डिग्री पर रोटेट कर दिया, किसी ने 20 डिग्री पर किया, किसी ने 30 पर कर दिया, तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज मेजर्ड बाई एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट मेजर्ड बाई पोलरीमीटर, है ना, मेजर्ड बाई किससे नापते हैं, पोलरीमीटर से हम लोग नाप लेते हैं और हम ये देखते हैं कि वो कितना ऑप्टिकली एक्टिव है, डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, ये भी यहाँ से पता कर लेते हैं। चलिए ये तो बात हो गई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की, तो बस इतना ही समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखें कि किस तरह के सब्सटेंस हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में
किस तरह के सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना। हम एक्सपेरिमेंटली तो करके देखेंगे नहीं, लेकिन हम यहाँ थ्योरेटिकली समझ जाएंगे कि किसी तरह का क्वेश्चन आए जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है तो हम कैसे उसको सॉल्व करें और कैसे हम पता करेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। चलिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। क्या नंबर 1 देखिएगा, सबसे पहले मैं लेता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्योमेट्री हमको मिलती है। एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं DSP2, जिसमें जिसका ज्योमेट्री क्या होता है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है भाई बोलिए। इसका ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और दूसरा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है SP3 दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। जल्दी से देखिएगा, इसमें स्क्वायर प्लेनर है तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल मेटम यहाँ पर है और इस तरह से एक प्लेन पर ये बने हुए हैं। और आप समझिए ये स्क्वायर प्लेनर को समझने की कोशिश करते हैं, या आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर, हर बॉन्ड, एवरी बॉन्ड इज एट 90 डिग्री ऑफ ईच अदर। ये और ये बॉन्ड आपस में 90 डिग्री पर हैं, ये और ये बॉन्ड 90 डिग्री पर हैं, तो ये स्क्वायर प्लेनर है। देखिएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। यहाँ पर मैं L लगा देता हूँ, या कुछ भी लगा दीजिए आप, है ना, A लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, नो ऑप्टिकल आइसोमर, नो ऑप्टिकल आइसोमर, किसी भी प्लेनर सब्सटेंस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, ऐसा देखा गया है। उसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, क्या, जिसमें प्लेनर स्ट्रक्चर होगा वो जिंदगी में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो। चाहे वो अगर SP हाइब्रिडाइज्ड है तो लीनियर है, वो भी प्लेनर होगा। कोई भी स्ट्रक्चर जो प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ये स्ट्रक्चर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऐसे अगर कोई भी बने तो हमारे सिलेबस में हम CN नंबर 4 वाले को ही डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ये कभी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है। टेट्राहेड्रल भी शो नहीं करता है। इसमें केवल एक तरह का शो करता है कि अगर क्या हो, अगर ऐसा हो कि M के साथ में क्या लगे हों, ABCD। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसी भी तरह में शो नहीं करते हैं, केवल जब सारे लिगेंड अलग अलग हों। जैसे इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, PT के साथ में यहाँ क्या लिखा हो आपने, NH, इसको रख देता हूँ मैं, NH3 हो, और यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ पर हो H2O, यहाँ पर हो Cl, और यहाँ पर हो Br। आप देखिएगा इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है तो ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा। कैसे शो करेगा, जल्दी से हम कैसे पहचान पाएंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो। बस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में केवल MABCD, मतलब ये हेट्रोलिप्टिक हो, और टेट्राहेड्रल में भी क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और सारे के सारे लिगेंड अलग अलग हों, केवल वही शो करेगा कौन सी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसे, जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा मैंने यहाँ लिख दिया प्लेटिनम, और यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया NH3, और यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया मान लीजिए H2O लिख दिया। ये दोनों 90 डिग्री 190 डिग्री पर हैं, ये टेट्राहेड्रल एंगल पर हैं। और फिर आपने क्या देखा, ये वाला एंगल ये इस तरह का बनाया मैंने, और यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया Cl, है ना, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो गया, ऐसा हम लोग बनाया करते हैं। और यहाँ क्या लगा देता हूँ, यहाँ मैं Br को लगा देता हूँ, जो कि कहाँ पर है यार, जो विच इज़ टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब ये कैसा वेज है, ये सॉलिड वेज है। आप देखिएगा ये कैसे शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिंपल सा लैंग्वेज में कहा जाए कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके मिरर इमेज को, मतलब यहाँ पर मैं एक मिरर लगा देता हूँ, शीशा, एक सिंपल सा मिरर लगा दें, तो इसकी मिरर इमेज जैसे आपके इस हाथ की मिरर इमेज कैसी होगी, इस हाथ की मिरर इमेज ऐसी होगी। तो क्या होगा, इसकी मिरर इमेज इस पर सुपर इम्पोजेबल ना होनी चाहिए। चलिए अब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम। किसी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहा जाएगा, जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल ना हो। देखिएगा मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ इसको ड्रॉ करने की। अगर इसको मिरर में मैं देखूंगा तो कैसा दिखेगा, ये PT जो उधर है वो उधर दिखेंगे, जो इधर दिखेंगे, मतलब जो ऊपर है वो वैसे ही रहा जाएगा। मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। क्या यार, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया Cl, यहाँ क्या बना दूंगा, यहाँ बन जाएगा Br, और यहाँ क्या बन जाएगा, जो दूर है वो दूर हो जाएगा, जो पास है वो पास हो जाएगा। तो देखिएगा ये इसका मिरर इमेज है। आप समझिए ये ऐसे है और ये ऐसे है ये इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा, है ना। आप समझिएगा
यहाँ पर ये हाथ है, ये दोनों हाथ हैं, है ना। इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा, इस हाथ की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, है ना। इसको आप देखेंगे। अच्छा, अगर इसको मैं खसका के लाऊं, क्या इसको सुपर इम्पोज कर रहा है? नहीं कर रहा है, यहाँ देखिए। चलिए ठीक है, खैर आप इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए सिंपल सा कि अगर किसी सेंट्रल एटम में 4 अलग अलग लिगेंड लगे हों और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें से कुछ दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे, तब उसमें कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होंगे। एक को क्या कहा जाएगा? एक को डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहा जाएगा और एक को लीवो कहा जाता है। मतलब एक सब्सटेंस ऐसा है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और एक कैसा करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। तो ठीक है, चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर में इतना ही है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किस तरह के ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाएंगे। एक और बात है, इन दोनों ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को, जिसको आपने डी कहा है और इसको एल कहा है, इन दोनों को क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख लीजिएगा अलग से, क्या इन दोनों को क्या कहते हैं? डी और एल फॉर्म, है ना, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? इनको इनएंशियोमर भी कहते हैं, एंशियोमर कहते हैं। इनएंशियोमर क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। डी एंड एल फॉर्म ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड इनएंशियोमर। ये वर्ड यूज होता है, इनएंशियोमर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर कहें या इनएंशियोमर कहें, एक ही बात है, सबके लिए लागू होगा। चलते हैं आगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हो गया। आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेके चलते हैं। पहले इसको मिटा देता हूं। आगे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप देखेंगे कि पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि अगर मान लीजिए सेंट्रल मेटल है और यहाँ पर एल डैश हो, मतलब एक डाइडेंटेट लिगेंड हो और A2 हो, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है, CO दिया हुआ है, यहाँ पर EN है, डाइडेंटेट लिगेंड को से लिखा है मैंने, इथेनॉल डाइअमाइन, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Cl को। आप यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर Br ले सकते हैं। यहाँ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, देखिए इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। अब इसको अगर मैं ड्रा करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा। ऑक्टाहेड्रल देखिएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, डाइडेंटेट से 2 2 या 4 2 6 है। जब भी कभी ऑक्टाहेड्रल शेप के बारे में आप समझें तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ये 4 ऑन द प्लेन, 1 अप साइड और 1 डाउन साइड, ये हमने पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं देखा है तो आई बटन पर दिया हुआ है लिंक, ज़रूर उसको देखने की कोशिश करें तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ करने के लिए 4 प्लेन पर बनाया मैंने, एक ऊपर और एक नीचे। अब जल्दी से लगाने की कोशिश करता हूँ मैं। एल है तो देखिएगा यहाँ पर EN को लगाना है या LL को, EN को लगाना होगा। अगर EN चूँकि 2 वैलेंसी को फिल करता है इसलिए EN को ऐसे लगाया जाए। फिर मैं EN 2 है तो एक और लगाना पड़ेगा, देखिएगा, है ना। कहाँ लगा दूँ? एक EN को मैं यहाँ लगा देता हूँ, कहीं भी लगा सकते हैं आप। एक इधर से लग गया और ये बॉन्ड बन गया। अब क्या बचा हमारे पास? BR बचा है, तो देखिएगा यहाँ एक BR लगा दिया मैंने और यहाँ एक BR। तो ये क्या है यार? ये इस कंपाउंड का है स्ट्रक्चर और प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ? प्लस चार्ज है। ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। एक और इसका कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी का कि जहाँ कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए वहाँ कहीं हमेशा क्या बनेगा? देयर मस्ट बी ऑप्टिकल आइसोमर। तो आप समझिएगा इसके एग्जाम्पल में ये सिस फॉर्म है कि ट्रांस है, ये सिस है, तो ध्यान रखेंगे कि इस तरह के ज्योमेट्री में केवल सिस फॉर्म ही हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका भी केवल सिस फॉर्म ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें अगर एक भी ट्रांस मिल गया, प्रेजेंस ऑफ ट्रांस पोजीशन ट्रांस आइसोमर इज श्योर साइन दैट द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप इसको चाहे तो लिख लीजिएगा, अलग से लिखवाएंगे अभी। यहाँ पर कोई भी ट्रांस नहीं है, सब सिस के पोजीशन में है। देखिए EN सामने EN नहीं, BR सामने BR नहीं है। अब आप देखिएगा इसका एक और आइसोमर मुझे ड्रॉ करना है, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा। मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक मिरर लगा देता हूँ, मिरर लगाएंगे, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये D फॉर्म ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए इसको, है ना। तो आगे क्या बनाता हूँ मैं? यहाँ पर L ले लेता हूँ। इसको बनाने के लिए 4 प्लेन पर बना दिए, एक ऊपर और एक नीचे। आप देखिएगा यहाँ पर क्या बनाएंगे,
है ना। तो जो सामने है उसको सामने बनाइए, Br के सामने Br है, यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ पर En ये ऐसे बन जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो दूर है वो दूर बनता है, मिरर इमेज बनाने में ध्यान रखना है, जो दूर है वो दूर बनता है, जो पास है वो पास बनता है, बस। En है तो इधर En लग जाएगा, यहाँ पर मैं En इन दोनों बॉन्ड के बीच में लिख देता हूँ, और यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, एक Br ऊपर है उसको मैं इस तरह से जोड़ देता हूँ। तो देखिएगा इसमें से इसको हम लोग डी फॉर्म कहते हैं और इसको एल फॉर्म। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको एल फॉर्म इसको डी फॉर्म कह सकते हैं। अब इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में आपस में क्या रिलेशन है, दे आर इन एंसियोमर, दे आर व्हाट आर दे आर ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, सो दैट दे आर कॉल्ड इन एंसियोमर। तो आई थिंक यू हैव गॉट, यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मैंने कहा आपसे, क्या इसको आप अलग से लिख लीजिएगा क्या, कि जहां कहीं भी एक भी ट्रांस, चलिए तो देखते हैं, क्या यहाँ पर एक लाइन अलग से हिंट बना के लिख लीजिएगा कि प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रांसपेयर, ट्रांसपेयर का मतलब समझ रहे होंगे आप, ट्रांसपेयर इज श्योर साइन दैट सब्सटेंस जो भी रहेगा वो या मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक भी ट्रांसपेयर दिख जाए, ध्यान रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपेयर, ट्रांसपेयर का मतलब समझते हैं जल्दी से, क्या समझ रहे हैं, जैसे Br के सामने Br हो जाए, कहीं भी एक भी ट्रांसपेयर दिख जाए तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक भी ट्रांसपेयर नहीं है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर एक और लाइन है कि ये क्या है, ये यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, है ना। क्या होना चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसमें, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ये लिख लेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल या कंपाउंड, है ना, कंपाउंड डज नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तो हम समझ गए होंगे। इसी का ट्रांसफॉर्म अगर ले लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ। इसका ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, हम इसका ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये यहाँ पर CO मैंने लगाया है, और CO के साथ में मैंने यहाँ क्या लगा दिया है, मैंने यहाँ पर लगा दिया है क्या भाई, ये देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने EN लगा दिया है, और यहाँ क्या लगा दिया है, यहाँ पर भी EN लगा दिया है ना, और यहाँ पर एक Br और यहाँ पर Br, देखिएगा यहाँ पर Br के सामने Br है, EN के सामने EN है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेयर मिल गया है। ट्रांसपेयर समझते हैं, Br EN और EN, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्म हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। अगर एक ऐसा कोई कंपाउंड है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है Ml के साथ में Ll, ये ऐसा दिया हुआ डाइडेंटेट है, और ये तीनों ऐसे ही हैं, तब क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, Cr के साथ में अगर मैंने En लगा दिया है, 3 है, और यहाँ 3 प्लस चार्ज है, तो इसका आप स्ट्रक्चर बना के देखें, Cr है और ये कैसा है, डाइडेंटेट लिगेंड है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आप देखिए इसमें En को लगाना है तो 2 वैलेंसी को फिलअप करेगा, ऐसा देख लीजिए। En को यहाँ लगाना है तो यहाँ एक वैलेंसी लगा देता हूँ, और एक En हमको यहाँ लगाना है, एक En 2 वैलेंसी को फिल कर देगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर क्या चार्ज आएगा यार, +3 चार्ज आएगा। और अगर अब देखिए यहाँ पर कोई भी ट्रांसपेयर नहीं है, तो आप इसका स्ट्रक्चर खुद बना के देखने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर Cr है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से बनाता हूँ मैं। इसका मिरर इमेज जब बनाएंगे तो पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, मिरर इमेज की यही खास बात है। तो ये En इस तरह से आएगा, ऐसा बनाया मैंने। ये En कहाँ बनेगा, एक En यहाँ पर, और इसको इस तरह से जोड़ दीजिए। ये En कहाँ बनेगा, तो ये En कहाँ बनेगा, इस तरह से ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज आएगा
+3 चार्ज। तो हमने देखा ये सब्सटेंस, इसमें से एक डी फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक एल फॉर्म है, एक प्लस है और एक माइनस है। ये वाला सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा बाय सम एंगल, और ये वाला एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। किसको? प्लेन पोलराइज लाइट को। तो ऐसे ही कुछ और डायग्राम आप बना के प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल लिख के देखेंगे। एक और शो करता है, मैं उसको लिख देता हूँ। अगर कोई कंपाउंड ऐसा दे दिया है ABCDEF, समझ रहे हैं क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि सारे के सारे लिगेंड्स मोनोडेंटेट हों, यूनिडेंटेट लिगेंड हों और अलग अलग हों। जैसे यहाँ पर अमाइन H2O, Cl, Br, I और Cn कुछ भी आ जाए, अलग लिगेंड है और ऐसे रहेंगे तो वो सब्सटेंस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सिस बनेगा, सीसी बनेंगे सब, इसमें कभी कोई ट्रांस नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस की आप अपने से बना के प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिक्कत आती है तो मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, तो आई थिंक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रटे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। इसमें क्वेश्चन स्पेशली लॉजिकल होते हैं। आपका इस चैप्टर में कमांड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।